अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। निज़ाम टीवी दुबई के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अनम कौसर आवान। तो आज के इस शो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से कि देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है अपना घर बनाना। घर बनाने से पहले आपके पास प्लॉट होना चाहिए। आई मीन टू से कि हर पर्सन की ख्वाहिश होती है कि मेरा एक अपना घर हो। तो इस हवाले से हम बात करते जाएंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट दुबई में करनी चाहिए, आई मीन टू से यूएई की मार्केट में करनी चाहिए, या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी चाहिए। तो इस हवाले से हमने फिर दोबारा से इनवाइट किया है मलिक इसहाक साहब को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने हमारा लास्ट प्रोग्राम देखा और उसमें उन्होंने बोला कि आप इसहाक साहब को दोबारा से इनवाइट करें। तो हम आज बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। जी नाजरीन, तो मैं वेलकम करती हूँ मलिक इसहाक साहब को अपने शो में। वेलकम सर, आपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे बुलाने पे आप यहाँ पे दोबारा आए हैं। जी मैडम, आपका बहुत शुक्रिया और आपने हमें दोबारा इनवाइट किया। और नाजरीन का मैं स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आरा को इस काबिल समझा कि अच्छा फीडबैक दें। और मुझे बताएं कि आज हमारा कौन सा टॉपिक है जिस पर डिस्कस करेंगे। सर, आज के दिन में हम रियल एस्टेट के हवाले से बात करेंगे कि हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें यूएई की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप मुझे ना रियल एस्टेट के बारे में गाइड कीजिएगा। तो रियल स्टेट जो एक बड़ा आप कहते हैं अनप्रडिक्टेबल सेक्टर है कि आप इसको कभी भी पेशगोई फोरकास्ट नहीं कर सकते कि जी जैसे आपका कितना एक्यूरेट सिस्टम है मौसम याद का जी बारिश होगी इतने बजे होगी, बर्फबारी होगी इतने बजे। लेकिन रियल स्टेट जो जुड़ी होती है हर मुल्क के इंटरनल एक्सटर्नल एलिमेंट्स इस पर अफेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया अमनो अमान है, फिर जो लॉ एंड आर्डर जिसको हम कह सकते हैं, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और इस पे बहुत जैसे इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट का रेट है, ये बहुत से एलिमेंट से रियल स्टेट जुड़ी होती है। और ये सबसे बड़ा अभी बदकिस्मती है, पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में रियल स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जी बड़े जी, मखसूस कुछ ऐसा ही सेक्टर है। में। पाकिस्तान में मार्केट रेट जो है, मार्केट वैल्यू बहुत कम जा रही है प्रॉपर्टी की, लेकिन ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है कि रियल स्टेट में जब इन्वेस्टर है ना लॉन्ग टर्म देखता है। देखें पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करता है कि जो ओवरसीज़ है, हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो भाई हैं एक्सपेट्रियाट्स हैं, यूएई में बैठे हुए हैं, सऊदीया में बैठे हुए हैं, और इसके अलावा यूके में या अमेरिका में बैठे हैं, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में या डिफरेंट इनका जो डायस्पोरा है। कहने का मकसद ये है कि इस पे जो सबसे जो है कि पाकिस्तान के जो ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो अफेक्ट कर रही है। क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टर है, बायर है, और वो इस पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी बाय करता है कि भाई ये प्रॉपर्टी कुछ गेन करे और मैं इससे प्रॉफिट कमाऊँ और ये सिक्योर भी रहे। लेकिन पाकिस्तान को बहुत से एंगल से कुछ जो चीज़ों का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान की इकॉनमी को, कि इनकी कि एक तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, दूसरा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। ठीक, उसके अलावा लोगों को ये भी नहीं कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये इस पर कुछ तभी नज़र आए ना कि ठीक है कि सारा बिजनेस बहुत स्टेबल चल रहा है, चीज़ें ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, सारे जो इकोनॉमी के जितने फैक्टर और जितने सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये समझ नहीं आ रही कि ठीक है अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल इसकी फेट क्या होगी। क्लियर पॉलिसीज़ हों और सारा एक स्टेबिलिटी हो, और पता हो कि अगर एक गवर्नमेंट है उसने ये पॉलिसी दी है और ये इतने साल गवर्नमेंट चलेगी और यही पॉलिसीज़ रहेंगी, तो फिर हर शोबा परफॉर्म करता है और रियल स्टेट का शोबा भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा रियल स्टेट में क्या होता है कि इसकी बाइंग के मुख्तलिफ कुछ और भी मोटिव्स होते हैं, या उस पर आप ये कह सकते हैं फ़र्ज़ किया किसी जगह एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी जगह एयरपोर्ट बना, किसी जगह इंडस्ट्रियल जोन बनी, किसी जगह कमर्शियल एक्टिविटी हुई, किसी जगह यूनिवर्सिटी अनाउंस होगी, तो वो एक आप उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एक मखसूस सी टेरिटरी है, मखसूस सा एरिया जिसमें एक बिजनेस एक्टिविटी या रियल स्टेट से एंगल से एक्टिविटी। लेकिन वो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे या बहुत बड़े लेवल पे वो उसका वो आप जो है रिज़ल्ट या वो उसके इफ़ेक्ट्स नहीं ले सकते, जो अगर पूरा मुल्क और उसका जो पूरी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म करे तो हर जगह फिर मूवमेंट होगी। वो कराची में मूवमेंट होगी, केपीके में मूवमेंट, बलोचिस्तान में, जीबी में, जी जी। एजेके में, पंजाब में, हर जगह। और इसी के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारी एक मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी फरवरी के इलेक्शन इंशाल्लाह में, इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का जो रियल स्टेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और ओवरऑल हमें जो एक बहुत ताबनाक मुस्तकबिल
वेट कर रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान के इंशाल्लाह लिए। इंशाल्लाह। सर हम आपसे मैं इस हवाले से बात करूंगी, यूएई की मार्केट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यूई की मार्केट देखें, ये हमारा सेकंड स्टेशन है, हाँ जी, सेकंड ठीक है। स्टेशन है, राइट। और सेकंड स्टेशन है, और एक्सपैट्रियाट जब इधर आते हैं, ठीक है, उस पर वो मैक्सिमम पाकिस्तान के 17 लोग आलमोस्ट यूई में हैं, और 16 लाख लोग हैं जो वो लेबर क्लास से हैं या जॉब्स कर रहे हैं, और 1 लाख लोग हैं जो छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पे बिज़नेस नहीं कर रहे। मखसूस कुछ पाकिस्तानी हैं जो बिज़नेस में बहुत कामयाब हैं, लेकिन या जिनके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत अच्छे हैं, या मल्टी टेरिटरी में है, मल्टी नेशनल है। लेकिन जब आप इधर होते हैं तो आपने जो यूई किया, तो 2 साल में जो रियल स्टेट सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यूई को क्या फ़ायदा मिलता है कि दुनिया में खा अमन हो खा जंग हो, दोनों सूरतों में यूई की और रियल स्टेट की, दुबई की प्रॉपर्टी को बूम मिलता है, स्पेशली दुबई की, अबू एग्जैक्टली धाबी की ऐसा और ही उसको। है, ऐसा ही है। अच्छा, बूम कैसे मिलता है कि फ़र्ज़ किया, अगर पहले सीरिया में प्रॉब्लम थी, उससे पहले इराक में प्रॉब्लम थी, अभी यूक्रेन में प्रॉब्लम आई हुई है पिछले साल 1.5 साल से, और अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन के इशू पे प्रॉब्लम है। तो जब भी किसी जगह भी अनसर्टेनिटी आती है, लोग एक स्टेबल स्टेशन देखते हैं कि किस जगह हम जाएं कि जिधर स्टेबिलिटी है, पीस है, बिजनेस है, और उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हमारा कैपिटल सेव भी रहेगा, ग्रो भी करेगा, बिजनेस फ्लोरिश करेगा। तो इसके लिए इनकी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग दी हुई हैं इनकी, और कंसिस्टेंसी इतनी है, और इतना ज़्यादा ये इन्होंने यूज़र फ्रेंडली एंड यूज़र इन्वेस्टर फ्रेंडली कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इतनी आसानी है कि आप एक दिन में कंपनी खोल सकते हैं, एक दिन में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, एक और ऑनलाइन इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज हैं। इस वजह एग्जैक्टली से ऐसा ही है। जो रियल स्टेट सेक्टर इनका इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खा वो सेकेंडरी है। और आपको देखें, अगर दिमाग है, इमार है, दियार है, इमार है, अजीज़ी है, निशामा है, डनूब है, डमास है, टाइगर है, इनके सारे ऑफ प्लान प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और पिछले तकरीबन 2 साल में जो सॉरी। जो जो पिछले 2 साल में इनके जो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इसने 90 से 150 प्लस गेन किया। तो यूई की मार्केट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और लेकिन मैं आपको ये भी एक चीज़ ज़हन नशीन करवाना चाहता हूँ कि इसमें जो रियल स्टेट में हमेशा रिसेशन भी आता है, करेक्शन का पीरियड भी आता है। जैसे 2008 में इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ था रियल स्टेट में, और उसके बाद 2016-17 में भी कुछ प्रॉब्लम रही, और ड्यूरिंग कोरोना। तो लोगों को ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को जहन में रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि हम शॉर्ट रन में जाना चाह रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट है, हमारा या पर्पज़ है एंड रेंटल यूजर है, है। उनको रेंट पे आपने प्रॉपर्टी लगानी है, इसको शॉर्ट रेंटल में, वेकेशन रेंटल में कन्वर्ट करना है, आपका क्या पर्पज़ है। इसके हवाले से फिर इनका मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, इनकी स्टेट डिफरेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा रेट है। बिल्कुल दुबई ऐसा में ही है। प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, शारजा में उससे कम है, अजमान में बहुत है, अगर रासल खैमा में आप चले जाएं, या इसके अलावा उम्मुल क्वीन फजीरा में तो बहुत ही रेट कम है, ठीक है। अबू धाबी और दुबई में रेट अच्छे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से एक जो बायर है, इन्वेस्टर है, एंड यूज़र है, जो खुद रहना चाह रहा है, या उसको ये सोचना चाहिए कि भाई हम किस ऑप्शन में जाना चाह रहे हैं, तो उसको सारे फैक्टर्स को जहन में रख के ये डिसीजन लेना चाहिए। तो सर मैंने भी यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिज़नेस हम हमेशा हर बिज़नेस मैन को, हमारी दुआ भी है कि हर बिज़नेसमैन तरक्की करे। और अगर किसी ने भी इधर बिज़नेस स्टार्ट किया और वो अच्छी होप लेके इधर आया हुआ है, दियारे गैर में मेहनत कर रहा है, और रियल स्टेट में पिछले 2 साल से लोग ओवरऑल खुश हैं, ठीक है। जो लोकल जो यूई की रियल स्टेट को डील कर रहे हैं वो लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा क्लाइंट भी मिल रहा है, क्योंकि यूरोपियन इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रशियन पूरे ब्लॉक से इन्वेस्टमेंट, सीआई स्टेट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इसमें कॉमनवेल्थ में इंडिपेंडेंट स्टेट से, जो रशियन स्टेट्स थे, एक्स रशियन स्टेट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। यूरोप से इंडियन और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रियल स्टेट इवन एजेंट है, खा रियल स्टेट डेवलपर है, ऑफ प्लान का है, सेकेंडरी जो मार्केट है, सब अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अभी। सर आपने मुझे बताया था आपकी अपनी भी रियल एस्टेट कंपनी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी रियल एस्टेट कंपनी किस नाम से है? अच्छा, हम ट्रस्ट आइकॉन अल मंजिल रियल स्टेट से काम कर रहे हैं,
और इसमें जैसे हमारी कंपनी जो भी इधर लोकल है कि दो तीन तरह से प्रॉपर्टी में डील होता है, कि जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ऑफ प्लान है, सेकेंडरी है, और ब्रोकरेज सर्विसेज हैं। तो सब में हमारे मुख्तलिफ सेक्टर में हमारी कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। तो सर आप मुझे बताइए, आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या आप सेकेंडरी मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? ऑफ प्लान प्रॉपर्टी देखें, कुछ ग्रुप हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ मैं एक एडवाइस करूँगा कि लोगों को देखना चाहिए कि भाई वो लोगों के तजर्बे से देखें, लोगों की परफॉर्मेंस से देखें कि अगर एमआर है, कोई प्रॉमिस करता है डिलीवर करता है, डबैंक है डिलीवर करता है, और अगर वो किसी भी और ग्रुप में भी जाते हैं वो देखें कि भाई इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर तो ऑफ प्लान में भी चले जाएं। क्योंकि ऑफ प्लान का एक पॉजिटिव पहलू ये है कि अभी 2 साल में अप्रिसिएशन बहुत मिली है। इवन के डैमैक ने जितने भी अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, खालेगून में किए हैं, मैकनूज में किया है, जो भी उनको जो नेक्स्ट जो उनकी जितनी भी लॉन्चिंग है वो पिछले लॉन्चिंग से उनके रेट बहुत ऊपर गए हैं। और लोगों ने एक ब्रेकअप में पे करना होता है 3 साल में, या एक आपको पेमेंट शेड्यूल मिल जाता है जिसको आपने ऑब्जर्व करना होता है। तो ऑफ प्लान इस एंगल से ये है। और अगर आप किसी छोटे डेवलपर के साथ काम करेंगे या कोई नया तजर्बा करेंगे तो सम टाइम उस पर फिर प्रोजेक्ट रास्ते में रह जाते हैं। जैसे बहुत से प्रोजेक्ट्स इधर साल से रुके हुए हैं, अजमान में, शारजा में कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। तो ये भी आपको बहुत पहले ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए कि हमने किधर इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर आपकी प्रायोरिटी होती है। ऑफ प्लान में होता है कि वो इन्वेस्टमेंट में आप वेट कर सकते हैं, आपने अपना माइंड बनाया होता है, आपने अपनी सेविंग्स को देखना होता है कि भाई हमारे पास सेविंग्स इतनी है और हमने 3 साल में ये पे करना है और ये 3 साल में ब्रेकअप में पे करना है। तो ये आपने डिसीजन लेना होता है, लेकिन उस पर ज़रूर देखें, सोचें कि हम किस डेवलपर के साथ जा रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप ऑफ प्लान में करेंगे या आप सेकेंडरी में करेंगे? अच्छा, मैं दोनों जगह इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मैं बहुत देखभाल के सोच के। देखें, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कोई इजी जो मनी के वेज नहीं है हमारे पास। हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे सब पाकिस्तानी जो परदेसी हैं, दियारे गैर में या इधर रेजिडेंट हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। यकीन करें, मैं ख़ास तौर पे इधर देखता हूँ कि लोग इधर मशीनों की तरह काम करते हैं और वो पता नहीं कैसे कैसे इनकम जी जी, जनरेट ऐसा ही करते हैं, है, कैसे बिल्कुल। छोटा छोटा पोर्शन अपनी कमाई से सेव करते हैं। तो जो अगर मुझे आपने ये क्वेश्चन किया है तो मैं दोनों जगह जाऊँगा। मैं देखूँगा टॉप रिप्यूटेड जो कौन सा है, और उसको कोई भी अभी चेक करना, एनालिसिस करना। अभी इतना मॉडर्न दौर है, ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की की है, एआई है, आप रिसर्च डाल सकते हैं, उसके कंपिटिटर्स देख सकते हैं, कौन द टॉप परफॉर्मर है, सेल कितनी हुई है। इधर डीएलडी दुबई लैंड डिपार्टमेंट में आप सेल्स का वॉल्यूम देख सकते हैं कि कौन से सेकेंडरी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कितनी सेल परचेज हो रही है। तो मैं सबसे पहले यही देखूंगा और मैं टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स में ही जाऊंगा। तो आपकी जो अपनी कंपनी है, आप लोग ज़्यादातर ऑफ प्लान में काम कर रहे हैं या आप सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हैं? हम दोनों में देखें, हमें अगर आपकी एक कंपनी ब्रोकरेज की है, सेल परचेज की है, तो जी। आपने अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना होता है। उस पर फिर हम जो आपको पता, देखें, मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि मैंने अपनी जितनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है या जितनी इंटरनेशनल बिजनेस हिस्ट्री है, मैंने इससे यही सीखा है कि जिधर आप अपनी पॉलिसीज़ को आप जो क्लाइंट ओरिएंटेड रखते हैं उसमें आपको फ़ायदा है। कि फ़र्ज़ किया कि हमें अपनी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, हमें ये चाहिए होता है कि हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। फ़र्ज़ किया कि वो कौन जो ऑफ प्लान में जाना चाह रहा है, ब्रोकरेज में जाना चाह रहा है, तो हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देख के तो उनको अकोमोडेट करें। एग्जैक्टली, अल्टीमेट हमारा पर्पस यही होता है कि हम अपने क्लाइंट की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करें, उनकी रिक्वायरमेंट को हम पूरा ऐसे करें। ऐसे ही। क्योंकि जो आप देखें, मैंने अपना इंटरनेशनली मैंने यही तसलसल में उसी चीज़ को लाना चाह रहा था कि देखें, इतना अच्छा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में उन्होंने जो आपकी कंज्यूमर सर्विसेज हैं और उनका आफ्टर सेल सर्विसेज हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, या उनका जो क्लाइंट को रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़बरदस्त है, या उसके बाद वो अपने क्लाइंट को हर एंगल से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस एंगल से हमें भी ये चाहिए कि जो अपने क्लाइंट को ही मेन फोकस रखें कि क्लाइंट कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको
जो मैक्सिमम आप डिलीवर कर सकते हैं वो मैक्सिमम डिलीवर करें। बिल्कुल इधर अच्छा आपको इंसेंटिव मिलता है, अच्छा कमीशन मिलता है और बड़ा सिक्योर एग्जैक्टली। सिस्टम है कि आप जो भी कुछ अर्न करते हैं वो आपको मिलता है। और फिर जब आपको कमीशन मिलता है और उसके बाद आप उनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो उस चीज़ का तो मज़ा ही बहुत ज़्यादा होता है ना। ये तो एक अच्छी है, क्योंकि देखें इस पे हमें मज़ा भी आता है, लेकिन ज़ाती तौर पे मेरी ये पर्सनल व्यू है कि हमें दुख भी होता है कि हमारी करेंसी क्यों डीवैल्यूएट हो रही है। ठीक है, देखें हम बाहर कोई 1 करोड़ लोग हैं सिर्फ, हमारे 24 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं या 23 हैं, 23.5 करोड़ हैं, हमें उनकी फ़िक्र होनी चाहिए। देखें अगर हमें तो इधर इनकम मिलेगी तो हम तो दिरहम पाउंड में डॉलर में भेजेंगे, तो ठीक है, वो हमारे लिए ठीक है, हमारी फैमिली के लिए ठीक है। लेकिन जब करेंसी डिवेल्यूएट होती है तो चीज़ें महंगी होती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर वंस अगेन महंगाई होती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर महंगाई होती है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इफ़ेक्ट आता है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। ये मेरी ये तो एक अपनी पर्सनल ओपिनियन जी, मैंने जी, डाल दी। पर्सनल ओपिनियन है आपकी। तो थैंक यू। सर मुझे ये बताइएगा जब आप सेकेंडरी मार्केट में कुछ सेल कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह करते हैं? अच्छा, सेकेंडरी मार्केट में इधर बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो आपको असिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जो कोई भी लैंड ओनर है उससे कंसेंट लेनी पड़ती है, या प्रॉपर्टी ओनर है, खा कमर्शियल का है, रेजिडेंशियल का है, इंडस्ट्रियल का है, भाई हम इसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। पहले उसकी परमिशन ज़रूरी है, फिर अगर वो आपको ओनर परमिशन अलाउ करता है तो फिर आपको इधर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले बेहतर ये है कि आप जो प्लेटफॉर्म है, जो आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे डू बिज़ल है, प्रॉपर्टी फाइंडर है, आप इन चीज़ पे जा सकते हैं। और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली, हैं साथ आप में लगा सकते बयूत हैं। भी है। बयूथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उन पे लगाएं, उससे लीड आएगी, जनरेट आएगी, करें आप उसको, लोगों को क्विक रिस्पॉन्स दें, उनको विज़िट करवाएं और प्रॉपर्टी मैच्योर हो जाती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपको प्रॉपर्टी फाइंडर से, बयूत से या डूबिज़ल से लीड्स आती हैं, क्या वो जेन्युइन लीड्स होती हैं? अच्छा, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि देखें किसी चीज़ को क्विक रिस्पांस दे देना, अगर आप एक लीड है और लीड आई है तो वो किसी ना किसी एंगल से क्वेरी होती है। ठीक है, फर्ज किया कि किसी को रेंट में कभी चाहिए, या कभी वो कोई चीज़ बाय करना चाहता है टेरिटरी में, लेकिन बजटिंग में फ़र्क आ सकता है कि एक बंदे के पास 8 लाख दिरहम है या 1.2 मिलियन दिरहम है, 1.5 मिलियन दिरहम है। तो लीड को जब उसका एनालिसिस किया जाता है और जिसको लीड मिल रही है वो अपने एंगल से लीड को जेन्युइन या नॉन जेन्युइन कहता है। वो नॉन जेन्युइन इसलिए कहता है कि भाई उसने 1.2 की प्रॉपर्टी लगाई, उसको एक कॉल आई है, जो कॉल आई है बेचारे उसका बजट 8 लाख है, तो उसके लिए लीड नॉन जेन्युइन हुई। ठीक, तो लीड निकलती है और इतना ज़्यादा बिजनेस होता है। अगर फ़र्ज़ किया न्यू कमर आप पाकिस्तानी हैं, आप कोई भी रेंट पे आपको चीज़ चाहिए उस पे जाइए, तो आपको इमीडिएटली रिस्पांस मिलता है और इसी के ज़रिए प्रॉपर्टी का 90% बिजनेस हो रहा है। तो लीड्स मोस्टली जेन्युइन है, टू तो बी ऑनेस्ट। सर क्या ऐसा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर्टी को एडवर्टाइजमेंट करके ही सेल कर सकते हैं या आप एडवर्टाइजमेंट के बगैर भी आप सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं? लेकिन फिर ये तो बड़ा कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल तरीका हुआ ना, कि हमारी कुछ जानने वाले फ्रेंड्स हैं पाकिस्तानी में, कोई हमारा एक हल्का अहबाब है, या आप जिस सर्कल में रह रहे हैं उसमें हल्का अहबाब है, तो आपके लिए उस प्रॉपर्टी के अच्छा दाम वसूल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जदीद मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल करें, कि वो आपकी जो ऑडियंस है वर्ल्ड वाइड हो जाएगी, कि जो अच्छा रेट देगा करंट मार्केट का। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को आपने सिर्फ हमसाए में, एक सोसाइटी में, टाउन में, सिटी में, एक हल्का अहबाब में बेचना चाहेंगे तो वो आपको अच्छा रेट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मलिक साहब मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं रियल एस्टेट की जिनकी एक महीना सेल नहीं हुई, दूसरे महीने में सेल नहीं हुई, तीसरे महीने में सेल नहीं हुई। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होना चाहिए? उन लोगों को अपनी कंपनी क्लोज कर देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होते हैं, या उनके लिए आप कोई स्ट्रेटेजी बताएं कि ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकें। अच्छा, अभी बिज़नेस के सारे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, कि मैं ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और बिज़नेस को बंद करना कभी भी दानिशमंदी नहीं होती, और बिज़नेस को अच्छा प्लान करना हर एक का हक है, फ़र्ज़ भी है। मैं इसको फ़र्ज़ पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट का एक बिज़नेस प्लान कर लिया, आपने कंपनी फार्मेलेशन कर दी और उसके बाद
आपने एक ऑफिस लिया, आप इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा अपनी मार्केटिंग के लिए रखें, बजटिंग करें, उसकी प्रॉपर फंड्स एलोकेट करें मार्केटिंग के लिए, और जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे। और आप सब जो फ़र्ज़ किया ये आपने, ये सेकेंडरी जो प्रॉपर्टी मार्केट के हवाले से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वो सेकेंडरी मार्केट उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही तो उस पे वो जो प्रॉपर्टी के एग्जिस्टिंग, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जैसे डू बिज़ल है जो आपका प्रॉपर्टी फाइंडर है, या तीसरा बेयूत आपने प्लेटफॉर्म बताया। तो इसके अलावा अपनी कैंपेन्स रन करें, पीपीसी कैंपेन्स रन करें, अपनी फेसबुक पे कैंपेन रन करें। और ये मीन्स कि आप सोशल मीडिया के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पे भी अपनी कैंपेन्स रन करनी चाहिए, लाइक इंस्टाग्राम आपको यूज़ करना चाहिए, आपको फेसबुक यूज़ करनी चाहिए, यहाँ पे भी आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। जी, ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि और अगर आप प्लान पे है तो आप प्लान में आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही होती है। और रियल स्टेट में थोड़ा सा आपको सब्र का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए कि फर्ज किया एक माह एक डील नहीं हुई, दूसरे माह डील नहीं हुई, तीसरे माह डील नहीं हुई, लेकिन अगर चौथे माह डील होगी तो आपका एक साल का एक्सपेंस टोटल निकल जाता है। इतना अच्छा रिबेट इधर मिलता है। और अगर इसी को आप ऑफ प्लान में डिस्कस करते हैं तो ऑफ प्लान में आपको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितने बड़े ग्रुप हैं, बिग जाइंट्स हैं, जैसे वंस अगेन हम आते हैं, अमार है, डमैक है, अजीज़ी है, निशामा है, डनूब है, टाइगर है, एलिंगटन है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एक मार्केटिंग का बहुत अच्छा बजट भी देती हैं, वो खुद से मार्केट कर रही होती हैं। आपने सिर्फ उसको उनकी उस कैंपेन में शामिल ना, गो विद फ्लो जाएं। ठीक है, तो आप अपने हिस्से का क्लाइंट, आप रजिस्टर्ड होंगे पहले, क्योंकि आप सब, क्योंकि जितने लोग भी रीरा से सर्टिफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनकी कंपनी इधर हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, एक्टिव लाइसेंस है, वो सब डेवलपर के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो सेल एग्जैक्टली मेरा ऐसा ही है कि मेरा आप डेवलपर के साथ रजिस्टर्ड हो के देन आप वहाँ पे जाके क्लोजिंग वगैरह कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये पिछले 2 साल से लोगों का ये इशू नहीं है कि सेल नहीं हो रही, डील नहीं हो रही, सेल भी हो रही है, डील भी हो रही है। और अगर सेल नहीं हो रही, स्ट्रेटजी चेंज करें, मार्केटिंग टूल्स नए यूज़ करें, खुद से। अगर जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं आ रहा तो आपने खुद से को अपना कोई एसईओ, अपनी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करवाएं। आप ये करें कि अपने जो खुद से एक अपना एडवर्टाइज़र बिठाएं, सोशल मीडिया मैनेजर बिठाएं, वो फेसबुक पे कैंपेन करे, वो आपके गूगल पे ऐड रन करके दे। तो ये कोई इशू नहीं है, हर बिज़नेस कामयाब हो सकता है। और बिज़नेस जो आपकी चीज़ तब बिकेगी आप राइट ऑडियंस में उसको फेंक रहे हैं तो। और इसका जी जो बिल्कुल। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि डिजिटल मीडिया जो सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। और सर दूसरी बात ये भी आती है ना कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपको इस काम में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आप पेशेंस रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन आपने कंपनी खोली है और 2 महीने में कि हम मिलीनियर एंड बिलीनियर बन जाएं। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि होता है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में। हमने बिज़नेस तो हमेशा जो रिदम में आने के लिए टाइम लेता है, ज़रूर लेता है, लेकिन देखिए बिज़नेस आपको कभी 3-4 माह फ्लो में बिज़नेस आए तो आपको बाकी 8 माह के लिए कमा के दे देता है। ये बिज़नेस ही है। ठीक है, तो हम हमेशा इनकरेज करते हैं, और हर कोई बिज़नेस कर सकता है, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत टैलेंटेड है। और अगर वो, मैं जब भी कंपैरिजन करता हूँ तो, और जो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोग बिज़नेस में नहीं है, लेकिन जितने बिज़नेस में हैं उन्होंने बहुत छोटे अरसे में बहुत अच्छा ग्रो किया। तो इस हवाले से हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बिज़नेस ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ ये रियल स्टेट ही नहीं है, इसके हट के भी वो देखें उनकी कौन सी एक्सपर्टीज़ है, उसमें छोटा मोट कुछ सेविंग है तो उसको सिक्योर वे से इन्वेस्ट करें, किसी और कोई ना कोई छोटा, चाहे साइड बिजनेस करें, ऑनलाइन पे अपने जो अमेज़ोन पे अकाउंट बनाएं, नून पे सेल करें, ईबे पे, शॉपिफाई पे करें, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ बिजनेस करें और उनका बहुत अच्छा बैकअप बनेगा। तो सर आप यूएसए और यूके की मार्केट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, रियल स्टेट के हवाले से? रियल स्टेट जो अच्छा ओवरऑल ही परफॉर्म नहीं कर रही। देखें इंटरनेशनल जो फिनोमेना है उस पे चीज़ें, इंटरनेशनल जो इंसिडेंट से और एक्सीडेंट से जुड़ी होती हैं। इंसिडेंट और एक्सीडेंट दोनों है। यूक्रेन में इतनी लंबी वार चल रही है, यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूके का स्पेसिफिकली बात करें तो उस पर भी तकरीबन -3% रेट को 1.8 -1.8 से 3% तक रेट गिरे हैं।
ठीक है, इन्फ्लेशन उधर भी बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है 5.5 इंटरेस्ट रेट जा रहा है। तो कि जो 2024 में जो सेकंड जो है या थर्ड क्वार्टर में यूके की मार्केट स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। और अभी भी उस पर अगर आप देखें कि वेल्स और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, नॉर्दर्न आयरलैंड की मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया 2023 में। सर, आज के हवाले से आप जितने भी यहाँ पे रियल एस्टेट में लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस रन किए हुए हैं रियल एस्टेट के, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत रियल एस्टेट से दुनिया में रियल एस्टेट से अच्छा कोई बिज़नेस नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि वो लकली अभी जो यूई में एक इतने अच्छे फेज़ से गुजर रहे हैं जिधर जो रियल एस्टेट बूम पे है। भाई इसको एंजॉय करें, इसको मैक्सिमम अपने डील्स मैच्योर करें, मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स को इंक्रीज़ करें और मोर ज़्यादा इनपुट्स दें और अच्छे रिजल्ट निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी गेन करें। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था। रियल एस्टेट कंपनीज में ऐसा होता है कि लोग आपकी हायरिंग तो कर लेते हैं, एज ए एजेंट मैं बात करूं तो लोग हायरिंग तो कर लेते हैं, वो कहते हैं कि आपकी 3 महीने में डील होगी, देन हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, या ऐसी बात होती है, या कुछ लोगों को वो कमीशन बेसिस पे रखते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये है कि देखें, अगर कोई भी दियारे गैर में आया होता है तो हमें कोशिश करें कि हम उसको असिस्ट करें। अगर हम असिस्ट नहीं कर सकते तो अच्छा मशवरा दें, और अगर अच्छा मशवरा नहीं दे सकते तो उनको किसी बुरा मशवरा भी ना दें कि वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो। देखें, हमें रियल एस्टेट कम्युनिटी को चाहिए कि अगर हम कोई भी उनसे प्रॉमिस करते हैं तो वो लोगों से पूरा करें, एजेंट से पूरा करें। और दूसरा उनको भी देखना चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं उनको भी कहें कि हमारे पास 2-3-4 माह का बैकअप है, इधर आप कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। नॉल कार्ड आपको बनाना पड़ेगा या रेजिडेंस के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो 3-4 माह में अगर आप अच्छा, लोकल फिनोमेना में जो प्रॉपर्टी का जो पता है क्या है, जो प्रॉब्लम क्या है कि जो न्यू कमर हैं वो आते हैं रियल एस्टेट में। पाकिस्तान से रियल एस्टेट डील करने वाले आगे, इंडिया से रियल एस्टेट को डील करने वाले आगे, बांग्लादेश से या श्रीलंकन से या सीरिया से। भाई उनको 3-4 माह लोकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने करेंगे, उनको एरिया की नहीं समझ आएगा भाई करीना किधर है, और उसके बाद मरीना जेवीसी किधर है, जेबीआर किधर है, डेरा में क्या है लोकेशन, और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लोकेशन बहुत मैटर करती है। अंडरस्टैंड करने में उनको लोकेशन अंडरस्टैंड करने में, प्रोजेक्ट को, डेवलपर को समझने में, प्राइसेस को समझने में, ऑडियंस को समझने में टाइम लगेगा। अच्छा, वो एक एंगल तो ये होता है कि इसलिए जो आने वाले हमारे भाई हैं, जो जितने साथी हैं जो अपने बतौर एजेंट रियल स्टेट रियल्टर्स या रियल स्टेट एजेंट के तौर पे काम स्टार्ट है, उनको 3-4 माह जहन में रखने चाहिए कि भाई ये टफ़ टाइम हमें मिलेगा। दूसरा कि उस पर अगर 3 माह को प्रॉमिस करके फिर उसके बाद वीज़ा नहीं देता या उस पर आपसे डील क्लोज नहीं होती, तो ये चाहिए कि अगर रियल स्टेट वालों का कोई उस पर कि कोई ना कोई किसी एंगल से अकामोडेट करेंगे। वो ये हो सकता है कि उस पर कर्टसी में कुछ ज़रूर उनको पे करेंगे, भाई आप अपना वीज़ा अरेंज कर सके या कुछ भी। तो ये हम मॉरली कह सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जब कोई भी रियल स्टेट के उसने जॉब जो ज्वाइन की या किसी भी उसने फ्रीलांस के तौर पे ज्वाइन किया, तो पहले उसकी बात क्या हुई, डिस्कशन क्या हुई, उसको जहन में रखना चाहिए खुद। जिस तरह के मलिक साहब ने हमें रियल एस्टेट के हवाले से बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। ओवरऑल पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हर जगह पे हमें लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो आप लोगों को यकीनन हमारी बातों से और मलिक साहब की चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।